टूनी और चिंकू की शादी बचपन में ही तय हो गई थी, क्योंकि चिंकू की जिंदगी में हर पल मौत का कहर बना रहेगा और उससे बचने के लिए एक ही तरीका था। ऐसा पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी। वो था टूनी के साथ उसका विवाह तय होना और उनकी कुंडली का मिलना। तो उनके माँ बाप आपस में यही तय कर लेते हैं कि बड़े होकर इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी, और ऐसा ही होता है। 18 साल बाद उन दोनों की शादी कर दी जाती है। लेकिन अब जब सब देखते हैं कि टूनी का रंग तो काला है, तो टूनी की सास उससे कहती है, टूनी बहू, मैं नहीं जानती थी कि तेरा रंग अभी भी इतना काला ही रहेगा। खैर, शादी तो तुझसे ही होनी थी, जो हो भी गई है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि समाज तुम्हारा ये काला चेहरा देखकर हम पर हंसे। इसलिए मैं आज ये फैसला लेती हूँ कि तुम हमेशा अपना मुंह घूंघट से छिपाए रहोगी। इस पर चिंकू भी हामी भर देता है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, नहीं तो लोग तुम्हें देखकर मेरा मजाक बनाएंगे। मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, अगर घर में कोई मेहमान आता है तो तुम तब भी अपना मुंह ढके रहोगी। लेकिन माँ जी वाजी कुछ नहीं, अब तुम अपने मायके में नहीं हो बल्कि अपनी ससुराल में हो, और यहाँ तुम्हें वही नियम कायदे मानने होंगे जो मैं बनाऊंगी। समझी तुम? यहाँ की सास मैं हूँ, तुम नहीं। टूनी की सास चंपा ने फैसला ले लिया कि टूनी हमेशा अपना मुंह घूंघट से ढकी रहेगी। फिर एक दिन टूनी रात को देखती है कि चिंकू कार से उतरता है और एक लड़की उसे छोड़ने आती है। ये देखकर टूनी तुरंत समझ जाती है कि चिंकू का बाहर चक्कर चल रहा है। इन लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, पर अब बस बहुत हो गया। अब मैं ये अत्याचार और नहीं सहूंगी। मैं अपने सपने पूरे करूंगी और इस बंधन से मुक्त होंगी। अगले दिन टूनी अपना घूंघट उठाकर अपने पति, सास ससुर से कहती है, मुझे ना आपके नियम कायदे मानने हैं और ना आपके घर में रहना है। मैं जा रही हूँ अपने घर। अपने सड़े गले नियम अपनी जिस बहू पर लादने हो लाद दीजिएगा, पर मैं इनका बोझ और नहीं सह सकती। आपने मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। मैं तो चली अपने घर। नहीं टूनी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगी। आपने मेरे रंग के लिए मुझ पर इतना अत्याचार किया जितना कि कोई जानवर पर भी नहीं करता। अब आप रहना, अपने बेटे के लिए गोरी मैडम ले आना। टूनी घर छोड़कर निकल जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। अपने सास के लाख बुलाने पर भी नहीं आती और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। वो पढ़ाई करती है और नौकरी करती है और अपना पेट खुद पालती है। शीलापुर गांव के जंगल में पीलू नाव चलाती थी। नाव चलाकर घर का खर्चा निकालती थी। पीलू के पति हरिया का देहांत हो गया था। पूरे घर की बोझ उसी पर था। उसे एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू कोई काम नहीं करता था, ऐसे ही दिन भर घूमता रहता था। लेकिन वो बहुत जुगाड़ू था और उसे कांच की चीजें बनाने में बहुत मजा आता था। सुंदरी एक दिन पीलू को कहती है, बहन पीलू, तुम बहुत मेहनत करती है और मेहनत से टिल्लू को इतना बड़ा किया है, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। तो पीलू बोलती है, हाँ बहन, कमाई तो कुछ नहीं है उसकी, लेकिन कांच के सामान बना लेता है। तो सुंदरी कहती है, उससे क्या होगा पीलू, सभी चिड़ियों के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मगर तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करता है। वो कांच के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है, उसका ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो कैसे अपना जीवन चलाएगा? तुम उसे कुछ काम में लगवा दो, नहीं तो उसका कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए इतना सब कह रही हूँ। तो पीलू कहती है, सही बोल रही हो बहन, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसा गरीब नाव चलाने वाला रह जाए। मैं उसे समझा दूंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारे उम्र के लड़के या तो शहर में काम कर रहे हैं या फिर यही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तुम बेकार में कांच के सामान बनाना अब बंद कर दो। तो टिल्लू कहता है, माँ, मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ और साथ में कांच के सामान भी बनाता हूँ, लेकिन मुझे पैसे कमाने के काम कोई नहीं दे रहा है। तुम देखना, मैं एक दिन कांच का ऐसा काम करूँगा कि तुम खुश हो जाओगी। बेटा, तू ऑटो रिक्शा ही चला ले, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे घर में। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा उनके घर में आता है और पीलू की नाव के पास जाता है। कालू भी नाव चलाता था और पीलू से जलता था कि वो एक औरत होकर ऑटो नाव कैसे चलाती है और उससे ज्यादा कमाती है। पीलू चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरी नाव को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू नाव पे मिट्टी का तेल डाल देता है और उसमें आग लगा देता है।
फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपना नाव को जलता हुआ पाती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी नाव टिल्लू के पापा की निशानी थी। मेरे घर इसी से चलता था। अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी? लोगों से लिया हुआ कर्ज भी चुकाना बाकी है। सोचती थी इस बार छुट्टियों में जब लोग घूमने फिरने के लिए आएंगे तो मेरी नाव से अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसे मांगने के लिए मकान मालिक आता था, उधार देने वाले आते थे। पीलू बहुत उदास रहने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू बहुत सारी कांच की बोतल्स कबाड़ से लेकर आता है और उन बोतल्स को गरम भट्टी में पिघला देता है। वो गरम कांच को तराशने लगता है और कांच के टुकड़ों को चिपकाने लगता है। फिर अपनी मेहनत से वो एक शानदार कांच की नाव बना लेता है। फिर टिल्लू उस नाव को अपनी माँ पीलू को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए मदर्स डे का गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? इतनी खूबसूरत नाव। माँ, ये कांच की नाव मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ। इसमें सिर्फ मेहनत गई है, बाकी 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं हुआ है। अब तुम मदर्स डे में इसको लेकर नदी में चलाओ, लोग देखते रह जाएंगे और तुम्हें पहले से भी काफी ज्यादा सवारियाँ मिलेंगी। वाह मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। फिर पीलू उस कांच की नाव को ले जाकर नदी में घुमाने लगती है। ये देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। पीलू की कांच की नाव में बहुत से सवारी एक साथ बैठ जाते थे। हे भगवान, इसने तो ऐसी नाव बना ली है कि अब मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे नाव का धंधा तो अब गया। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से और ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर उसकी मदद करता है। थोड़े ही दिनों बाद टिल्लू की शादी हो जाती है। गांव वाले उसकी कला और सूझबूझ की बहुत तारीफ करते हैं। इस तरह से मदर्स डे के खूबसूरत तोहफे के कारण सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। काम की तलाश में जाऊंगी, कहीं हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता। चल तू जा यहाँ से। सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। एक जंगल में बबली अपनी बहू पीलू चिड़िया और बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। बबलू कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी बहुत अच्छी आमदनी थी, जिसके कारण उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार बबलू ऑफिस के लिए जा रहा था। उस समय एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसके पैसे लूट कर ले जाता है। इस हमले से बबलू घायल हो जाता है। इस वजह से बबलू अब बिस्तर में ही पड़ा रहता है। एक दिन वो कहता है, पीलू, अब मैं अपाहिज हो गया हूँ। अपाहिज होने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। पीलू उससे कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन पीलू, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? पीलू उससे कहती है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए जी, पैसे मैं जुटा लूंगी, आप दवाई खा लीजिए। पीलू अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बबलू की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे इनकी खराब हालत देखी नहीं जाती है। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज कराना चाहिए। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में भी राशन खत्म हो गया है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे वो भी खत्म हो गए। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, कहीं हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। पीलू अगले दिन काम की तलाश में निकल जाती है। वो जंगल में बहुत दूर दूर तक भटकती है, बहुत सारे पक्षियों के पास जाती है,
लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। जब पीलू घर के लिए लौट रही होती है तब अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए पीलू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। कालू कौआ गर्मा गर्म चाय बेच रहा था और बहुत से पक्षी उसकी दुकान में चाय पी रहे थे। पीलू सोचती है क्यों ना मैं कालू कौए के यहाँ जाकर काम मांगू। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौए की दुकान पर चली जाती है। पीलू कालू से कहती है, कालू भैया क्या आप मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता। चल तू जा यहाँ से। इस तरह से पीलू निराश होकर वापस अपने घर लौट जाती है। पीलू निराश होकर घर के अंदर जाती है तो उसकी सास बबली उससे पूछती है, पीलू क्या हुआ, तुझे काम मिला क्या? बबलू की दवाई खत्म हो गई है, अगर तुझे पैसे मिले तो मैं उससे उसकी दवाई ले आऊंगी। पीलू रोते हुए अपनी सास से कालू कौआ और दूसरे पक्षियों के बुरे व्यवहार के बारे में बताती है। इसको सुनकर उसकी सास उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है। मेरे पास एक आइडिया है, सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पीलू कहती है, अरे वाह माँ जी, आपने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है। मैं कल ही अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इसमें लागत भी कम आएगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग बबलू का अच्छे से अच्छा इलाज करा देंगे। फिर अगले दिन पीलू चिड़िया अपनी चाय की दुकान खोल लेती है। पीलू की चाय बहुत फेमस हो जाती है और उसके यहाँ बहुत से पक्षी आने लगते हैं। फिर पीलू अपने पति का इलाज अच्छे बड़े डॉक्टर के यहाँ करवाती है। बबलू का इलाज बहुत अच्छे से होता है और वो फिर से चलने फिरने लगता है। फिर ये परिवार बहुत हंसी खुशी रहने लगता है।